हाँ तो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है हमारी चैनल इंजीनियर्स लेसन पर। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि आपका नेटवर्क थ्योरम के बारे में डिस्कस किए थे और उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रांजिएंट इक्वेशन, जो हमारी नेक्स्ट चैप्टर है वो है ट्रांजिएंट इक्वेशन। तो सबसे पहले जानना जरूरी होगी कि ट्रांजिएंट इक्वेशन किसको बोलती है और ट्रांजिएंट स्टेट किसको बोलते हैं। जब हम लोग कोई भी सर्किट को ऑन करते हैं ना, सर्किट मतलब आप कुछ भी मान लीजिए आपका एक फैन है, सीलिंग फैन है। तो हम लोग जब कोई सीलिंग फैन को स्विच ऑन करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि सीलिंग फैन जो है वो मतलब एट दैट इंस्टेंट वो पूरा स्पीड नहीं ले रही है, वो सीलिंग फैन धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका स्पीड बढ़ रहा है। या हम लोग अगर सर्किट थ्योरी के बाहर भी आ जाए ना, तो मान लीजिए एक ट्रेन अगर स्टेशन से निकल रहा है, तो स्टेशन से जब वो ट्रेन खुलता है तो तभी वो एकदम धीमा स्पीड में खुलता है, ट्रेन धीमा स्पीड में स्टार्ट होती है, तब धीरे धीरे उसका स्पीड स्टेशन के बाहर जब ट्रेन जाती है तो ट्रेन का स्पीड बढ़ती है। सो दैट इज योर ट्रांजिएंट स्टेट। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई भी सर्किट में अगर आप इनपुट दो तो वो सर्किट आपको आउटपुट देगा, ये तो तय है। लेकिन हम लोग इनपुट जब देते हैं ना, उसके कुछ देर बाद हम लोग को एग्जैक्टली आउटपुट मिलता है। मतलब मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, ये कुछ भी एक सर्किट है, यहाँ पे एक सर्किट है, इसमें हम लोग मान लीजिए इनपुट दिए और इसमें आउटपुट मिल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो भी इनपुट है दैट इज योर y इक्वल टू एफ टी, मैंने इनपुट दिया, उसके आउटपुट में मान लीजिए मेरे को v समथिंग वोल्ट 5 वोल्ट आउटपुट मेरे को मिलनी चाहिए। तो 5 वोल्ट जो आउटपुट करेंगे डीसी वोल्टेज, तो ये डीसी वोल्टेज हमारी ऐसा रहेगा, तो ये हमारा डीसी वोल्टेज 5 वोल्ट है। लेकिन हम लोग अगर इसको बारीकी से एनालाइज करें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये डीसी वोल्टेज 5 वोल्टेज एक इंस्टेंट, कोई सिंगल इंस्टेंट में ये वोल्टेज रीच नहीं किया। ये वोल्टेज कैसे रीच करता है, ये वोल्टेज एक्चुअली ऐसे रीच करता है, ऐसे रीच करता है। तो दिस इज योर 5 वोल्टेज एंड दिस इज योर ट्रांजिएंट स्टेट। ये ग्रेजुअली इंक्रीज करके ये 5 वोल्टेज में रीच करेगा। यहाँ पे एकदम से नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा करके करता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। तो अभी हम लोग ये ऐसे बोल सकते हैं कि ये ग्रेजुअली जो इंक्रीज होती है तो हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग जब कोई लाइट को, बल्ब को ऑन करते हैं ना, तो हम लोग देखिए स्विच ऑन किया, बल्ब जल गई, ऐसे हम लोग देखते हैं। लेकिन वो बल्ब जलने के भी मान लीजिए समथिंग मिलीसेकंड टाइम पे लैप्स होती है, मान लीजिए 2 मिलीसेकंड, मैंने स्विच ऑन करने के 2 मिलीसेकंड के बाद वो बल्ब ऑन हुआ। तो ये 2 मिलीसेकंड हमारे खुली नजर में ना आपको पता नहीं चलेगा कि ये 2 मिलीसेकंड कब बीत गई आपको। लेकिन हम लोग सर्किट एनालाइज करें ना उसको, तो ये 2 मिलीसेकंड हम लोग को पता चलेगा। हम लोग ऐसे देखेंगे कि बल्ब का एक में जो वोल्टेज आ रहा है ना, वो ऐसे करके आ रहा है, ना कि ऐसे। ये हम लोग ऐसे रफली बताते हैं, बट ये एग्जैक्टली नहीं होती है, एग्जैक्टली ऐसे होती है, ये जाती है। तो ये ग्रेजुअली जो इंक्रीज करता है, कोई भी इनपुट या कोई भी आउटपुट, नॉट ओनली इंक्रीज, कोई डिक्रीज भी करता है ना, तो ये ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। तो हम लोग ये ग्रेजुअल जो पार्ट है इसको हम लोग डिफाइन करेंगे एज ट्रांजिएंट स्टेट। जहां पे इसका स्टेडी वैल्यू ले लिया, दैट इज योर स्टेडी स्टेट एंड दिस इज योर स्टेडी स्टेट, दिस इज योर स्टेडी स्टेट। एंड जहां पे ये ग्रेजुअली चेंज हो रहा है दैट इज योर ट्रांजिएंट स्टेट। तो ये जहां पे चेंज हो रही ना, दैट इज ट्रांजिएंट स्टेट। और जहां पे ये वैल्यू स्टेडी स्टेट में ले लिया, मतलब देखिए इसके इस पॉइंट के बाद इसके वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट सेम है, बोल सकते हैं कि 100% ही सेम है, फुल्ली सेम है, अनचेंज्ड है। सो ये हमारी स्टेडी स्टेट हो गया, मतलब ये स्टेडी वैल्यू में रीच कर गई। तो अभी हम लोग जो एनालिसिस करेंगे दैट इज ऑन योर ट्रांजिएंट पार्ट। ये पार्ट में कोई सर्किट कैसे बिहेव करता है तो उसके ऊपर हम लोग एनालाइज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ चीज जानना जरूरी होगी। देखिए हम लोग हमारे सर्किट के ऊपर अगर एनालाइज कर रहे हैं ना, तो हमारे सर्किट में 3 चीज सबसे अहम होती है। एक है रेजिस्टेंस, सेकंड है आपका इंडक्टर एंड थर्ड वन इज द कैपेसिटर। ये हमारी 3 जो सर्किट एलिमेंट है, ये हमारे अहम सर्किट एलिमेंट होती है। तो हम लोग देखेंगे ये तीनों एलिमेंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये तीनों चीज ट्रांजिएंट में कैसे बिहेव करता है। तो वी कैन build a table kind of thing where we will write
we can see is a transient stable. ट्रांजिएंट टेबल, इस टेबल को आप लोग याद रख सकते हो। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे पहले सर्किट एलिमेंट, जो तीनों अपन आएगा यहां पे लिखेंगे इनिशियल स्टेट और उसके बाद में लिखेंगे फाइनल और स्टेडी स्टेट, कुछ भी बोल सकते हो इसको, फाइनल स्टेट भी बोल सकते हो आप, नहीं तो स्टेडी स्टेट भी बोल सकते हो। तो तीनों चीज आप लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट हमारे क्या रहेगा, सबसे इजी है हमारे रेजिस्टेंस आर, दैट इज रेजिस्टेंस। इसको कैसे देखते हैं मैं वो भी दिखा रहा हूं यहाँ पे, दैट इज योर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करेगा इनिशियल और फाइनल स्टेट में। इनिशियली रेजिस्टेंस तरह भी बिहेव करेगा एंड फाइनली ये भी रेजिस्टेंस तरह भी बिहेव करेगा, मतलब अनचेंज लिख सकते हैं इसको, अनचेंज, कोई चेंज नहीं है इसकी, अनचेंज। और यहां पर भी अनचेंज, मतलब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट में क्या मतलब क्या है, मान लीजिए आपका सर्किट में जब ने आपने इनपुट ऑन किया, इनपुट सप्लाई को कनेक्ट किया इनपुट के साथ, सर्किट के साथ, तभी आपका इनिशियल स्टेट माना जाएगा। मतलब जब से आप टाइम काउंटिंग चालू कर रहे हो, दैट इज योर इनिशियल स्टेट। एंड फाइनल स्टेट मतलब व्हेन योर टाइम गोज टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नहीं, यहां पे हम मैथमेटिकली इनफाइनाइट बोलते हैं, बट फॉर ए लॉन्ग टाइम। सो वी कैन डिफाइन इनिशियल स्टेट for t tends to 0 and for final state t tends to infinite. These are two mathematical representation of initial state and final state. तो यहाँ पे r हमारी सर्किट एलिमेंट होगी, इसका इनिशियल स्टेट होगी r अनचेंज, फाइनल स्टेट में वो r रहेगा अनचेंज। अभी हमारी आ गई c मतलब कैपेसिटर। इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज सी इज अ कैपेसिटर। इसके इनिशियल स्टेट में ये होगा शॉर्ट सर्किट, हाँ, तो ये आपका शॉर्ट सर्किट होगी। और फाइनल और स्टेडी स्टेट में मतलब टी इक्वल टू इनफाइनाइट में कैपेसिटर आपका बिहेव करेगा एज ए ओपन सर्किट, ओपन सर्किट ये होगी आपकी कैपेसिटर की। नेक्स्ट आता है हम लोग इंडक्टर, दैट इज एल। सर्किट सिंबल क्या है, ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं एल को। इनिशियल में क्या होगा, दैट विल बी योर ओपन सर्किट, जस्ट रिवर्स ऑफ कैपेसिटर। और यहां पे आ जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, तो ये हमारे बिहेवियर रहेगा ऑफ सर्किट एलिमेंट एज पर ट्रांजिएंट टेबल। अभी बात ये है, मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लोग इनपुट देते हैं तभी हम लोग को ये बिहेवियर मिलता है। तो अभी हम लोग का बात यही आती है कि इनपुट क्या दे। ये जो बिहेवियर है, इज दिस बिहेवियर एप्लीकेबल फॉर व्हाटएवर इज द इनपुट, इफ नॉट देन व्हाट इज द इनपुट, फॉर दैट दिस बिहेवियर विल बी एप्लीकेबल, वी कैन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर। तो वो बात क्या, आंसर क्या होगा, दिस बिहेवियर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी ऑफ द इनपुट। कोई भी इनपुट के लिए हम लोग ये बिहेवियर को कंसीडर नहीं कर सकते। देन व्हाई व्हेन वी विल कंसीडर दिस बिहेवियर फॉर द एलिमेंट, इफ द इनपुट इज ए डीसी इनपुट। मैं पे लिख सकता हूं कंसीडरिंग दिस डीसी इनपुट ओनली। अगर आपका इनपुट कोई डीसी सिग्नल है, हो सकता है कोई करंट हो सकता है कोई वोल्टेज हो, बट दैट शुड बी ए डीसी सिग्नल, तभी हम लोग ये बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं फॉर दिस सर्किट एलिमेंट। तो अभी बात आपका आती है कि अगर इनपुट कोई अगर और भी कुछ हो, मतलब डीसी के सिवा और कुछ इनपुट हो, मान लीजिए कोई एक्सपोनेंशियल इनपुट हो, कोई ट्रायंगुलर पल्स इनपुट हो, एसी इनपुट हो, कोई इंपल्स हो, कुछ भी अलग कोई इनपुट हो डीसी सिग्नल के बिना और भी कुछ इनपुट हो, तभी कैसे बिहेवियर हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। तो उसके लिए वी विल यूज लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला और लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड।
we will not go by this transient table. Transient table is only applicable if the input is DC or DC input, considering DC input only. बाकी के लिए हम लोग लैप्लास के फॉर्मूला में जाएंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो अभी हम लोग ये देख लिया कि डीसी इनपुट के लिए ट्रांजिएंट टेबल के हिसाब से कौन सा सर्किट एलिमेंट कैसे बर्ताव करता है। तो ये बर्ताव कब करेगा, मैंने अभी बताया कि अगर मैंने डीसी इनपुट को स्विच ऑफ से स्विच ऑन किया, मतलब सर्किट आपके पास डेड कंडीशन में था, सर्किट ऑफ था, आपका इनपुट ऑफ थे, तभी आपने इनपुट को ऑन किया या सर्किट को ऑन किया बोल सकते हैं, या सर्किट को लाइव किया, तभी जो बिहेवियर होगा वो एज पर दिस ये होगा। अभी हम लोग का ट्रांजिएंट में और एक चीज आती है, ये होगी हमारे ऑफ टू ऑन स्विचिंग, मतलब सर्किट ऑफ थे मैंने ऑन किया, तो उस स्विचिंग के हिसाब से ऐसे बिहेवियर आएगा। अभी और एक तरह का सिनेरियो हमारे पास आ सकता है, तो ये ट्रांजिएंट टेबल तो हो गई। अभी हमारे पास और एक सिनेरियो आ सकता है जहां पे हम लोग देखेंगे कि सर्किट ऑफ नहीं था, सर्किट ऑन ही था, बट सर्किट का स्विचिंग हुआ है। मान लीजिए आपके पास, मैं बस एक सर्किट का छोटा हिस्सा दिखा रहा हूं आपको, ऐसे एक स्विच है, जो स्विच पोजीशन 1 में थे अप टू समथिंग टाइम, एंड एट t equal to 0 this switch is swapped to पोजीशन 2, मतलब 1 में अप टू t equal to 0 के आगे तक ये स्विच 1 में कनेक्टेड थे, एट t equal to 0 एंड ऑनवर्ड्स ये सर्किट ऐसे हो गई आपकी, ऐसे कनेक्टेड हो गई, 2 पे आ गया, दैट इज अ स्विचिंग सर्किट। वो पहले वाला जो था आपका ऑन ऑफ सर्किट था, स्विच ऑन टू स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। यहां पे क्या हो गया, स्विच का पोजीशन चेंज हो रही है, स्विच का पोजीशन 1 से 2 में जा रहा है, तो तभी आपका बिहेवियर कैसा रहेगा फॉर द सर्किट एलिमेंट। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग का कुछ फॉर्मूला देख के रखना होगा आपको। वो फॉर्मूला कैसा है, जो आपका रेजिस्टेंस होगा, जो आपका, मैं ऐसे लिख रहा हूं, फिर सर्किट एलिमेंट मान लीजिए आपका जो रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस का एक जो वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज होगी वो अनचेंज रहता है। अनचेंज यानी कि मतलब उसका जो जैसे उसका सर्किट मॉडिफाई होगा उस हिसाब से वो फॉलो करेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको अनचेंज ना लिख के ना, इसको अनचेंज ना लिख के हम लोग इसको फॉलो द मॉडिफाइड सर्किट लिख सकते हैं। बेहतर होगा ये लिखूं मैं, फॉलो द मॉडिफाइड सर्किट। हाँ बस इतना, मतलब हमारे जब सर्किट जो आर रेजिस्टेंस थे, तो जब वो स्विच ऑन से स्विच टू में सर्किट चले गए, सर्किट जब स्विचिंग किए ना, तो तभी क्या होता है, सर्किट स्विचिंग करने के बाद जो मॉडिफाइड सर्किट होगा, मॉडिफाइड सर्किट में रेजिस्टेंस वो मॉडिफाइड सर्किट को इंस्टेंटली फॉलो करेगा। मतलब जो आपका वोल्टेज जैसे चेंज हुआ, रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी उसी इंस्टेंट में चेंज हो जाएगा, या जो भी आपका करंट चेंज हुआ उसी इंस्टेंट में रेजिस्टेंस का करंट भी चेंज हो जाएगा। मतलब सर्किट का जो मॉडिफाइड कंडीशन है वो इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट करेगा आपका रेजिस्टेंस में। ये होगी आपकी रेजिस्टेंस के ऊपर। मान लीजिए आपके पास कोई इंडक्टर है, दैट इज एल, इंडक्टर एल, ये इंडक्टर रेजिस्टेंस होगी आपकी, दैट इज रेजिस्टेंस, ये आपका इंडक्टर हो गया। इसके लिए क्या होता है, जो पोजीशन 1 में था, पोजीशन 1 में t इक्वल टू 0 के पहले तक था, t इक्वल टू 0 ऑनवर्ड्स टाइम में पोजीशन 2 में चले गए, तो उसके लिए हम लोग को दे सकते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास, v इक्वल टू वी नो L di dt, दैट इज अ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसके ऊपर अगर हम लोग देखें कि अगर मान लीजिए ये इंडक्टर स्विचिंग के इंस्टेंट में चेंज होते, इंस्टेंटली चेंज होते, इसका मतलब इंस्टेंटली चेंज मतलब क्या, t टेंड्स टू 0, दैट इज योर इंस्टेंट चेंजिंग और इंपल्सिव चेंजिंग। तो t इक्वल टू 0 में अगर इसमें चेंज होता, इन दैट केस योर v टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब t इक्वल टू 0 मतलब dt आल्सो टेंड्स टू 0। सो अगर dt टेंड्स टू 0 हो गया मतलब इंस्टेंट चेंज, मतलब क्या, बहुत छोटा टाइम गैप पे जो चेंज हो रही है, तो बहुत छोटा टाइम गैप इज dt। सो dt के अगर t इक्वल टू 0 भी हो गई, सो dt भी हमारा 0 होगा अगर इसको कंसीडर करें तो। अगर dt टाइम स्पैन में
कोई अगर चेंज होता तो dt इक्वल टू 0 होते, dt इक्वल टू 0 होते तो ये टर्म हमारी इनफाइनाइट हो जाती, तो v इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाता, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं? अगर v इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाती इसका मतलब क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस में बहुत बड़ा एक वोल्टेज आपका अपीयर करेगा एट अ टाइम ऑफ स्विचिंग। इफ द इंडक्टर was supposed to change instantly as per switching instant of the and t equal to 0 onwards वो 2 में जा रहा है, तो at that very instant no current will be changed for the inductor, मतलब स्विचिंग के पहले भी जो इंडक्टर करंट था first when the switch one is position 1 at that time what is your inductor current, that current will be continued just at the instant when switch is moved from 1 to 2। so हम लोग इसको ऐसे कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, मान लीजिए करंट थ्रू इंडक्टर वो है IL एट 0 माइनस IL एट 0 माइनस दैट वुड बी इक्वल टू IL एट 0 प्लस, दैट इज द कंडीशन वी शुड कंसिडर। इसका मतलब देखिए दो जगह में 0 ही लिखा है, देखिए दो जगह में मैंने 0 ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे 0 माइनस है 0 प्लस लिखा है। इसका मतलब मैंने अगर 0 इंस्टेंट को रेफरेंस मान लूं ना टाइम स्केल में, ये मेरे 0 इंस्टेंट है, इसको रेफरेंस मान लिया, 0 माइनस मतलब जस्ट बिफोर द 0th इंस्टेंट, एज क्लोजर एज यू कैन थिंक, जस्ट बिफोर मतलब मान लीजिए एकदम इसका एकदम बाजू में बगल में जो टाइम होती है एकदम क्लोजर टू द 0 इंस्टेंट बट जस्ट बिफोर, दैट इज 0 माइनस, and just after the 0 instant that is your 0 plus, so current would be same। so at the switching one position 1 में जो आपका steady state current था that is your 0th instant current for switching to, so that will be continued। आपका 1 पोजीशन में जो करंट था यहाँ पे ये आपका स्विच था, तो 1 पोजीशन में सर्किट आपका चल रहा था, 1 पोजीशन सर्किट चल रहा था, तो ये 1 पोजीशन में सर्किट चल रहा था, दैट टाइम सर्किट would have reached the steady state condition, that steady state current जो था that current was continued till the time when switch was moved from 1 to 2। so जब 1 से 2 में चले गए तभी क्या होगा, 1 स्विचिंग पोजीशन में जो आपका स्टेडी स्टेट इंडक्टर करंट था वही करंट एज ए इनिशियल करंट कंसीडर करेंगे हमारे स्विच 2 का इनिशियल करंट के हिसाब से। तो ये होगी आपकी जिसको बोलते हैं हमारी इंडक्टर के लिए। तो अभी हम लोग आ जाएंगे कैपेसिटर पे। कैपेसिटर हो गई सी, कैपेसिटर हो गई सी। सी के लिए क्या होता है, हमारे ऐसे एक फॉर्मूला है V इक्वल टू 1/c इंटीग्रेट I dt, और वी कैन से I इक्वल टू C dv dt। तो जैसे लॉजिक हम लोगों ने यहां पे लगाया था कि अगर t को dt इक्वल टू इनफिनिट हो जाए, सॉरी 0 हो जाए तो v हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं अगर dt इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए तो आपका ये करंट भी सॉरी dt इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो ये करंट I भी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर भी ये हमारे परमिसिबल नहीं है, कैपेसिटर के थ्रू इनफाइनाइट करंट कभी जाता नहीं है। जैसे इंडक्टर के थ्रू कभी इनफाइनाइट वोल्टेज अपीयर नहीं करता, कैपेसिटर के थ्रू भी इनफाइनाइट करंट कभी पास नहीं करता। तो ये कंडीशन में dt इक्वल टू 0 में कोई चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया मेरा, अगर कोई चेंज नहीं होगा दैट मींस योर VC दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट 0 माइनस वुड बी इक्वल टू VC 0 प्लस, दैट इज योर कंडीशन फॉर कैपेसिटर। सो दिस इज योर कंडीशन फॉर रेजिस्टेंस, दिस इज योर कंडीशन फॉर inductor, and this is your condition for capacitor for your switching circuit, that is switch on to switch to, this kind of problem में हम लोग ये कंसीडर करेंगे। ये सारे जो मैंने बिहेवियर बताया, जैसे कि आपका ये स्विचिंग सर्किट के लिए हो गए और आपका कोई ऑन ऑफ सर्किट के लिए भी हो गया, तो ये सारे बिहेवियर के ऊपर हम लोग सर्किट का जो इनिशियल वैल्यू है पैरामीटर की उसको हम लोग यहां से इवैल्यूएट करेंगे, और फाइनल वैल्यू जो है वो आपका जो सर्किट एलिमेंट सर्किट टेबल करके जो मैंने दिया था ट्रांजिएंट टेबल, वहां से आप लोग निकाल सकते हो। तो ये निकाल के हमारी क्या अभी इसको क्या करना है, ये सारी चीज हमारे हाथ में आ गई। तो हमारे ये ट्रांजिएंट टेबल एंड
स्विचिंग टेबल को यूज करके हम लोग कोई भी सर्किट एलिमेंट का इनिशियल वैल्यू एंड स्टेडी स्टेट वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमको क्या करना है, इसको लेके क्या करना है, इसको लेके यही करना है, ये सारे वैल्यू को लेके हम लोग को देखिए जब पूछा जाएगा ना, कोई सर्किट पे आपको पूछा जाएगा व्हाट वुड बी द ट्रांजिएंट इक्वेशन फॉर दिस सर्किट, व्हाट वुड बी द ट्रांजिएंट इक्वेशन फॉर दिस सर्किट, हाउ टू फाइंड ट्रांजिएंट इक्वेशन। ये कैसे करेंगे, स्टेप 1, कंसीडर द जनरल इक्वेशन ft equal to f infinite minus f0 e to the power minus t by tau. That is your equation, that is your equation for general condition for your transient equation. तो ये हमारे आ गई। तो अभी यहाँ पे हमारे ft और f infinite ये सारी क्या चीज है, ft आपका कुछ भी हो सकता है as per your requirement, that is your maybe your voltage, maybe your current, whatever is required for the problem. So ये आपका f होगी। अच्छा f0 ये हमारी स्टेप 2 हो गई। f0 कैसे निकालने का है, f0 निकालने के लिए यूज ट्रांजिएंट टेबल फॉर ऑन ऑफ सर्किट। अगर सर्किट में वो मैंने जो बताया ना कि आपका इनपुट डेट था, फिर आपने अपना इनपुट दिया ऑन ऑफ सर्किट, मतलब सर्किट डेट था, ऑफ था, आपने इनपुट दिए, तभी जो पहले मैंने आपको टेबल दिखाया ना, वो तीनों एलिमेंट था, सर्किट एलिमेंट, आपका इनिशियल स्टेट देन फाइनल स्टेडी स्टेट, वो टेबल को फॉलो करके हम लोग f0 को निकालेंगे एज पर द सर्किट एलिमेंट। वो होगी। और दूसरा होगा यूज स्विचिंग कंडीशन फॉर स्विचिंग सर्किट। जैसे कि हम लोग बताया स्विचिंग सर्किट कौन सा होता है, जहां पे आपका 1 से 2 में जा रहा है, दैट इज स्विचिंग सर्किट। तो वहां पे हम लोग स्विचिंग कंडीशन बताया कि IL0 माइनस वुड बी इक्वल टू IL0 प्लस एंड VC0 माइनस वुड बी इक्वल टू VC0 प्लस। तो उसको हम यूज करेंगे, ये f0 को निकाल सकते हैं। सो स्टेप 2 हो गई। स्टेप 3 f इनफाइनाइट, ये इसके लिए हम लोग हर टाइम यूज करेंगे ट्रांजिएंट टेबल। यूज ट्रांजिएंट टेबल फॉर f इनफाइनाइट। f इनफाइनाइट के लिए हम लोग ट्रांजिएंट टेबल को फॉलो करेंगे। ट्रांजिएंट टेबल का अपना जो लास्ट कॉलम था ना, जो स्टेडी स्टेट फाइनल स्टेट करके उसमें जो सर्किट एलिमेंट का बिहेवियर दिया था, उसके हिसाब से हम लोग उसको इवैल्यूएट करेंगे। एंड स्टेप 4, तो हमारी f0 भी आ गई, f इनफाइनाइट भी आ गई, ओनली बाकी रहा हमारे टाउ। टाउ को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, टाउ इक्वल टू RCEQ फॉर RC सर्किट एंड इक्वल टू L by R, L by R जो आपका RL सर्किट। तो ये दो हमारी ट्रांजिएंट इक्वेशन का टाउ हमारे पास आ गई, टाइम कांस्टेंट हमारे पास आ गई इस हिसाब से। तो ये इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कोई भी सर्किट का ये निकाल सकते हैं, क्या किसको बोलते हैं, मतलब ट्रांजिएंट इक्वेशन को हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को रखिए। अभी हम लोगों को मान लीजिए कि आपके पास कोई
अच्छा और एक चीज देख हम यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी सर्किट का मान लीजिए कोई आरसी सर्किट हो, ऐसा मान लीजिए आपका सिंपल आरसी सर्किट दिया हुआ है, इस आरसी सर्किट के ऊपर ट्रांजिट इक्वेशन निकालने का है। सो ऑलवेज गो बाय फॉर कैपेसिटर्स फॉर आरसी सर्किट, गो बाय वीटी। मतलब हम लोग जब आरसी सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो उसका जो वोल्टेज का ट्रांजिशन इक्वेशन होगा उसको पहले इवैल्यूएट करेंगे। और जब आपको करंट में जाना है ना, मान लीजिए करंट पूछा गया है, करंट पूछा गया हो गया ठीक है, तो तभी भी हम लोग इसका वोल्टेज का ट्रांजिशन इक्वेशन पहले इवैल्यूएट करेंगे। सो हमारे पास V आ गई। सो हमको पता है I इक्वल टू C dVdt, ये फॉर्मूला हमको पता है। तो इफ वी हैव दिस V इक्वेशन एंड देन वी कैन डिफरेंशिएट दिस V इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू t एंड मल्टीप्लाई C टू फाइंड द करंट इक्वेशन। सो हम लोग इसी फॉर्मूला अप्रोच पे हम लोग इसका आरसी सर्किट का करंट का इक्वेशन का इवैल्यूएट करेंगे एकदम सीधा। और आई में कभी जाना प्रॉब्लम भी हो सकता है, कभी हम कर भी सकते हो, बट फॉर सिंपलिसिटी फॉर इजी ऑफ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग I think it is convenient to go by VT initially and then go to I using this equation. That is your for capacitor circuit. और अगर आपका इंडक्टर सर्किट हो गई, अगर ये आपका इंडक्टर सर्किट हो गई, यहां पे आपका अगर इंडक्टर सर्किट हो गई तो फॉर RL सर्किट गो बाय IT। इनिशियली हम लोग इसको I2 के जो इक्वेशन होगा उसको इवैल्यूएट करेंगे, देन यूज दिस इक्वेशन V इक्वल टू L DI DT, इसको यूज करके हम लोग उसका वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट मैंने देखा है कि अगर आप ऐसे करो तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इजी रहता है, क्योंकि हम लोग को ट्रांजिएंट का जो फॉर्मूला है ना उसको बहुत इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जो ट्रांजिएंट का टेबल है या जो कंडीशन है उसको बहुत इजी तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर कैपेसिटर वाले सर्किट हो, आरसी सर्किट हो, तो हम लोग इसको करेंगे बाय VT एंड फॉर इंडक्टर सर्किट वी विल गो बाय IT, देन वी विल फाइंड द अदर पैरामीटर इफ रिक्वायर्ड बाय यूजिंग द रेस्पेक्टिव फॉर्मूला। तो ये हो गई। अच्छा यहाँ पे मैं लास्ट चीज जो कहना चाहूंगा, ये सारे जो आज मैंने दिखाया यहाँ पे, ये सारे चीज एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर डीसी इनपुट। मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं, एंड दिस इज द फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर डीसी इनपुट। आपके पास अगर डीसी के सिवा और भी कुछ इनपुट हो, कुछ भी हो, आपका एक्सपोनेंशियल हो, कुछ भी हो, मैं पल्स हो, आपका सिग्नल इनपुट हो, कुछ भी हो, इंपल्स हो, स्क्वायर वेव हो, शॉर्ट टूथ हो, कुछ भी हो, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा और वो कंडीशन भी एप्लीकेबल नहीं होगा। एट दैट टाइम वी विल गो ओनली बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अदरवाइज पॉसिबल तो होगा, मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के अप्रोच में जाना पड़ेगा, दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। तो फॉर द इजियर अल्टरनेटिव वुड बी योर लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में या आगे कोई क्लास में देखेंगे। तो आज मैं यहाँ पर भी स्टॉप कर रहा हूं, आप बस ये थ्योरी जरा देख के रखो क्लास में, और वीडियो जो मैंने दिया है देख के रखो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो आरसी सर्किट है और ये जो आरएल सर्किट है, इसका ट्रांजिएंट इक्वेशन को कैसे डेवलप करता है, उसके जो ग्राफ होती है, जो कर्व होती है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होती है, वो कैसे बिल्डअप करते हैं, वो सारे चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखो, और अगर अच्छे लगे वीडियो को तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आपके बेल आइकन जो आपको बाजू में आती है उसको भी आप प्रेस कर दें, तो आपके पास नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इस दौरान अगर आपके पास कुछ भी डाउट्स हो इस प्रॉब्लम सॉल्व इस थ्योरी के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, तो मैं उसको कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने के लिए। थैंक यू।